चलो, तो मेनली हम डिस्कस कर रहे थे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो फीचर्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल फीचर एंड द सेकेंड इज़ मॉडर्न और न्यू फीचर। सभी को ट्रेडिशनल फीचर्स याद हो गए? हाँ, डेटा याद हो गया? चलो याद करवा देते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट कौन सा पढ़ा था ट्रेडिशनल फीचर में? प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या बताया था? एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 पॉइंट थे। कौन कौन से 3 पॉइंट थे? कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी है वो प्राइमरली कितनी है? 42% है, जो कि बढ़कर अब कितनी हो गई है? 58% हो गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कितना है? 16% है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन कितना है? 10% है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? रूरल इकोनॉमी है। रूरल इकोनॉमी क्यों कहते हैं इंडियन इकोनॉमी को? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में मेनली 68% ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस किस एरिया में रिसाइड करती है? रूरल एरिया में रिसाइड करती है। दैट इज 74.2 करोड़ ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल विलेजेस कितने हैं? 6.41 लाख विलेजेस हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था पर कैपिटा इनकम। इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है? लो है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? $2250 है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में अगर देखा जाए तो नियर अराउंड 21.8% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? बीपीएल लाइन में रहती है, बिलो पॉवर्टी लाइन में। एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय सुरेश तेंदुलकर कमिटी एंड एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय रंगराजन कमिटी, 29.5% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इन इंडिया 40% ऑफ इनकम is mainly acquired by 19.7% of population, which represent the income inequality or the economic equality in India. ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बताया था इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एट प्रेजेंट वो ये है कि 4 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? टोटली अनएम्प्लॉयड है। ये वो पॉपुलेशन है हु इज एक्चुअली विलिंग टू वर्क, हु इज एक्चुअली डिजायरिंग टू गेट अ वर्क बट नॉट गेटिंग अ वर्क एज पर अ एग्रीड और डिमांडेड रेम्यूनरेशन। ठीक है, इंडिया में हिडन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी है। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है इंडिया में? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ये पहले भी बताया था जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था। ठीक, उसके बाद इंडिया में नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिशनल फीचर में? दैट इज ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 17.5% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की रिसाइड करती है। और इसका मेजर रीजन क्या है? द सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कि बर्थ रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन डेथ रेट क्या है? डेथ रेट स्टैग्नेंटली लेस है। बर्थ रेट कितना है? 22.28 पर 1000 लाइव बर्थ। डेथ रेट कितना है? 6.48 पर 1000 लाइव बर्थ। उसके बाद हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो आज भी मैकेनाइज्ड हैं, प्रॉपरली उनका ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? लैक ऑफ स्किल्ड लेबर एंड लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। इंडिया में जो इलिटरेसी रेट है वो काफ़ी हाई है। पुअर लिटरेसी है इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्री। इंडिया में देखा जाए तो 74% ऑफ प्रिलिमिनरी क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी रेट है। ठीक, फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, द कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल एंड द फैटलिस्टिक आउटलुक, है ना। इंडिया में ऐसे कई सारी सोशो ईविल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में एक स्पेसिफिक सेक्शन ऐसा है जो कि कंप्लीटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ ना? हाँ, तो हाँ या ना तो बोल दिया करो कम से कम। ठीक, चलो याद हो गए सभी को पॉइंट? जाने से पहले पूछ के जाऊंगा मैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट फीचर जो हमको डिस्कस करना है दैट इज मॉडर्न फीचर। जब हम मॉडर्न फीचर की बात करते हैं तो जो मॉडर्न फीचर हैं वो इंडियन इकोनॉमी के उस फेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1951 से लेके
एट प्रेजेंट इवॉल्व हुआ है ना। 1951 से लेके अगर हम 2024 तक की बात करें तो इंडिया में ड्रास्टिकली बहुत सारे हमको ऐसे चेंजेस देखने को मिले सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे। और सबसे पहला चेंज जो इंडिपेंडेंस के बाद हमको इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता है, एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी इज प्लान्ड इकोनॉमी। पढ़ा था हमने, 5 इयर्स प्लान पढ़ाए थे, कभी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाए थे तुम लोगों को? पढ़ाए थे ना 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में क्या बताया था कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो भी गवर्नेंस सिस्टम है, जो भी पावर्स हैं, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से किसको ट्रांसफर कर दिया गया? इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद फाइनली जो कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट अल्टीमेटली यहाँ पे पॉइंट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये पावर मिले कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को रन करना है और किस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए। तो अब इंडिया को फर्दर डेवलप्ड करने के कई सारे कह सकते हैं टूल्स थे, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो किया दैट वाज अ प्लान्ड इकोनॉमी। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स फॉर्मुलेट करना शुरू किया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स फॉर्मुलेट करना शुरू किया तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 में फॉर्मुलेट किया गया। लेकिन 5 ईयर प्लान्स में भी स्पेसिफिकली कुछ लूप होल्स थे। वो लूप होल्स क्या थे? सबसे पहला लूप होल ये था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 4th या 5th 5 ईयर प्लान तक जितने भी 5 ईयर प्लान बनाए, उसमें गवर्नमेंट की अप्रोच कैसी थी? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ अप्रोच थी। गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इक्वली सभी एरिया पे फोकस नहीं किया। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट सेक्टर पे हुआ करता था। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या किया? हैरोल्ड डॉमर मॉडल फ्रेम किया और उसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया। हाँ, हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने सिग्निफिकेंट हाई ग्रोथ रेट अचीव करी। 2.1 वाज द टारगेटेड ग्रोथ रेट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द अचीव्ड ग्रोथ रेट वाज 3.6%। फिर जब हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे छोड़ दिया और हमने किस पे फोकस किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट अचीव करी। कुछ पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी गई, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी गई। जैसे कुछ आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, भिलाई, बोकारो, रूरकेला, हमने ये पढ़ा था। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया? आफ्टर फोकसिंग towards the industrial and agriculture sector, government of India immediately shifted to for becoming a self-reliant country। अब आप खुद सोचो, ऐसे टाइम पे जहाँ पे हम अभी completely economically established नहीं हो पाए हैं, जहाँ पे हमारे conflict already हमारी neighboring countries के साथ चल रहे हैं, हमारी dependency other countries में है ना, फूड सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उस टाइम पे हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करते हैं। चलो मान लेते हैं कि सेल्फ रिलायंट कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो जाता, बट विद इन द कंट्री कुछ ऐसे इंटरनल चैलेंजेस थे और कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। जैसे इंडो साइनो वॉर हो गया, है ना, इंडो पाक वॉर हो गया, फिर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। तो ये जो जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस थे, इन्होंने कलेक्टिवली थर्ड 5 ईयर प्लान को टोटली फेल्ड कर दिया, या कह सकते हैं दे हैड बिकम अ रीजन that why third 5 year plan was failed in the year 1966। तो फाइनली गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि हम सिर्फ अब इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस करके इंडिया में ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ज़रूरी क्या है कि सभी सेक्टर में इक्वली फोकस किया जाए, और जो बेसिक सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे सोशल टर्म्स में एजुकेशन और मेडिकल केयर सर्विसेज, इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी डेवलपमेंट, इस पे फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब गवर्नमेंट ने 5th 5 ईयर प्लान के बाद अपनी अप्रोच चेंज करी, जब इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के आई इमरजेंसी के बाद, तो आपको याद होगा उन्होंने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का, है ना। तो वो नारा इसलिए दिया गया ताकि बेसिक अप्रोच के साथ इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको अचीव किया जा सके। तो सरकार ने जब
जब ये सोशलिस्टिक अप्रोच से जनरली एक इंक्लूसिव अप्रोच फॉलो करना शुरू किया, जब सरकार ने हर एक सेक्टर पे फोकस करना शुरू किया, तो उस टाइम पे जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। आज की डेट में इंडिया ऑन एन एवरेज मोर देन 8.2% ऑफ ग्रोथ रेट नियरली अचीव कर चुका है क्वार्टरली बेसिस पे। एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो 6 to 7% ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट हम अचीव कर रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ कितनी हुआ करती थी, 3 to 4% हुआ करती थी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज एडहेरेंस टू अ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट? और ये 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट। जब हम इंक्लूसिव टर्म यूज करते हैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली किसी एक सेक्टर या एक एरिया पे फोकस ना करके गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स पे, सभी एरियाज पे इक्वली फोकस करेगी। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जैसे सरकार स्टार्टिंग में 5 ईयर प्लान में सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही थी, इंडस्ट्री पे फोकस कर रही थी, दैट वाज नॉट अ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की शुरुआत कब होती है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट की शुरुआत होती है 11th 5 ईयर प्लान से। 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? 2007 से 2012 तक। ठीक है, अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट ने सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया। सोशल डेवलपमेंट क्या? जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में हमको एक रीजनल बेसिस पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, या कह सकते हैं रीजनल बेसिस पे डाइवर्सिटी के साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, रीजनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रीजनल इम्बैलेंस एक टॉपिक हमने पढ़ा था 2nd यूनिट में। तो ये रीजनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है ये हमको सोशो इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट में देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हम रीजनल इम्बैलेंस में सोशल एस्पेक्ट में अगर कंपैरिजन करें तो जैसे अगर हम केरला की बात करते हैं, केरला में लिटरेसी रेट क्या है? केरला में लिटरेसी रेट हाई है। लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में लिटरेसी रेट क्या है? बिहार में लिटरेसी रेट लो है। तो ये सोशल गैप है, और साथ ही साथ सोशल गैप के साथ यहाँ पे हमको रीजनल डिस्पैरिटी और रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। इन द सेम वे केरला में जब हम बात करते हैं हेल्थ सर्विसेज की, तो IMR और MMR रेट सबसे कम कहाँ पे है? केरला में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम जाते हैं पंजाब और हरियाणा में तो IMR और MMR रेट क्या होता है? अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है। तो ज़रूरी क्या है कि जितने भी सोशल फैक्टर्स हैं उनको इक्वली कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन किया जाए, है ना। यानी कि जो स्टेट्स जहाँ पे बैकवर्डनेस ज़्यादा है उस पर स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। इन द सेम वे इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, गुजरात, they are industrialized state, but when we talk about the central Indian state, that is Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, these all states are backward in the terms of industrial development, है ना। एक टर्म है बिमारू states, that is बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब ये जो बीमारू स्टेट्स हैं इसमें से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं, लेकिन झारखंड और बिहार का आज भी जो स्टेटस है वो एज सच इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो ज़रूरी क्या है? स्टेटस कैसे इम्प्रूव होगा? किसी भी स्टेट में सोशल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ पे क्या हो? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो इस रीजनल डिस्पैरिटी को एलिमिनेट किया जाएगा। तो ये तो सेक्टर की बात हो गई। अब सेक्शन की बात करते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्शन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं या डिप्राइव्ड हैं उनके बेसिक राइट से। जैसे कि इंडिया में वुमेन्स हो गई, है ना, दे आर मोर वल्नरेबल। फिर चिल्ड्रंस हो गए, ओल्ड एज पर्सन हो गए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो गए, है ना, एंड द पीपल हु मेनली बिलोंग टू अ SC/ST कम्युनिटी और द पीपल हु आर इकोनॉमिकली वीकर और द पीपल हु मेनली बिलोंग टू अ दलित कम्युनिटी। तो सरकार ने क्या किया? स्पेसिफिकली इन पे फोकस करना शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SC/ST क्लास के लिए या मेनली दलित कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली स्कीम्स को फ्रेम करना शुरू किया, जैसे बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, प्री स्कॉलरशिप स्कीम, है ना। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं जैसे मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, अपार्ट फ्रॉम दैट फेलोशिप स्कीम, ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो सरकार ने इनके लिए लॉन्च करी। तो सेक्टोरल डेवलपमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट ने सेक्शन बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पे भी फोकस किया, और इसी डेवलपमेंट को कहा जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना।
अब जब हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वैसे तो हमारे सिलेबस में एक कंप्लीट चैप्टर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है, हम देखते हैं कि इंडिया में रीजनल इम्बैलेंस है, और रीजनल इम्बैलेंस को जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बिहार में एज सच कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, या बिहार या झारखंड जैसे जो स्टेट्स हैं वो स्पेसिफिकली क्या हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड और वेल एडवांस्ड इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा, एक रीज़न ये हो सकता है कि बिहार में इलिटरेसी ज़्यादा है, इस वजह से ना हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। गुजरात महाराष्ट्र में हाई स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिहार में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे कभी नहीं होगा जहाँ पे बैकवर्डनेस हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे पहले से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। तो सरकार ने क्या किया कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना शुरू किया 5 ईयर प्लान के अंडर में, तो सरकार ने स्पेशली ऐसे रीजन्स पे फोकस किया जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, है ना। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब इंडिया में यूरोपियन एडवेंट हुआ तो यूरोपियन एडवेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स बेनिफिटेड थे वो कौन से थे, सारे कोस्टल स्टेट्स थे। कोस्टल स्टेट्स में उस टाइम पे इंडस्ट्रीज सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से स्टैब्लिश करी गई थी, एंड दैट वाज कनेक्टिविटी, कि कनेक्टिविटी भी है, रॉ मटेरियल भी है, और साथ ही साथ चीप लेबर भी अवेलेबल है। लेकिन जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं या जो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं, इनके पास प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर कंसेप्शन को एलिमिनेट करते हुए जब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स में भी करी। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इंडिया में जितनी भी स्मॉल स्केल कॉटेज है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, वो बेसिकली सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे स्टेट में है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए। वो रिफॉर्म्स क्या थे, हम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट को 2 फेज में इंडिया में समझ सकते हैं। 2 फेज कौन कौन से होंगे, एक होगा बिफोर 1991 और एक है आफ्टर 1991। बिफोर 1991 की अगर हम बात करें तो ये वो फेज है जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, जब इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन जैसा कंसेप्ट नहीं फॉलो किया जाता था। 1991 के पहले इंडिया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती थी, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता था। कैसा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता था, जैसे रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सरकार ने कहा कि कुछ इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी, कुछ इंडस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी, और जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हैं वो ओपन रहेंगी प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो शायद आपने एक मूवी देखी होगी, शोले मूवी देखी होगी, उसमें वो जेलर क्या कहता है, आधे दाईं तरफ जाओ, आधे बाईं तरफ जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो मेरे पीछे आओ मतलब क्या है, मेरे पीछे आओ मतलब वहां पे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आधी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई, आधी स्टेट गवर्नमेंट ले गई। तो अब प्राइवेट इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो कैसे, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व रख ली। चलो मैं कहता हूं 2-5 इंडस्ट्रीज बच भी गई, तो वो इंडस्ट्रीज अगर रिमेनिंग है, they are left open for the private sector also, then the private sector was least interested at that time to open up private industries. Why? क्योंकि वहां पे एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम आती है, दैट इज लाइसेंसिंग मैकेनिज्म, जिसको कहा जाता है लाइसेंस परमिट राज। अब लाइसेंस परमिट में इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, इतना ज़्यादा रेड टेपिज्म था कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एनकरेज होने की जगह और ज़्यादा डिस्करेज होता गया। तो ये वो फेज था 1991 के पहले का जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ, लेकिन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ये वही टाइम है जब इंडिया में PSUs डेवलप होना शुरू हुई और इसके बाद वो एज अ महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी के तौर पे इमर्ज्ड हुई, ठीक। लेकिन 1991 में सरकार ने क्या किया, 1991 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद सबसे पहला कंसेप्ट जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया दैट वाज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन आपने लगाए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या किसी भी सेक्टर में, वो रिस्ट्रिक्शन हट जाने चाहिए। तो ये जो रिजर्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया,
डी रिजर्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ये जो लाइसेंसिंग है ये किस में कन्वर्ट हो गया? डी लाइसेंसिंग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? फिर प्राइवेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जब ये हमने इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व्ड कर दिया, लाइसेंस परमिट खत्म कर दी, इट मींस सच इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर आल्सो आफ्टर 1991, है ना। और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं, बैंकिंग सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, सभी सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा। अगर आप देखोगे जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट मैक्सिमम बैंक्स का 1991 के बाद हुआ। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। क्यों? क्योंकि उसके पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर रिस्ट्रिक्शन था। ठीक, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में सिग्निफिकेंटली कब देखने को मिलता है हमको? आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो मेजर डोमिनेंस है वो किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू टू ओपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडस्ट्रियल सेक्टर विच मेनली रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग और अ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट यहां तक? चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है उसमें? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया में नेशनल इनकम जो है वो दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट करी थी, है ना। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि वो इंडिया में के लिए क्या करेंगे? पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इस बात को समझना। इंडिया में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में दो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। वन वाज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अदर वन वाज NSSO, दैट वाज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। फिर अभी कोविड के पहले जस्ट उनको मर्ज करके NSO बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब CSO को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इंडिया में जो भी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम है उसको ये एस्टिमेट करेंगे। ठीक, अब हुआ क्या कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो इतना ज़्यादा ना तो इंडिया में प्रोडक्शन था। पहली बात तो ये कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं थी, सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो 1950-51 में इंडिया की GDP में 51.4% ऑफ कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे भी कमर्शलाइज नहीं हुआ था ना आज कमर्शलाइज हुआ है। अब कंट्री की 70% ऑफ पॉपुलेशन मिलके इतना प्रोड्यूस कर पा रही है, यानी रिमेनिंग 30% ऑफ पॉपुलेशन किस में इंगेज्ड है? इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड है। तो जब इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में 30% पॉपुलेशन बस इंगेज्ड है, जिसको कोई भी एडिशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, जिसके पास ना तो स्किल्ड बेस्ड मैन पावर है, ना तो जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो अपने पोटेंशियल को कैसे हार्नेस करेगा? वो कैसे डेवलप्ड हो पाएगी? तो उस टाइम पे इंडिया में पॉपुलेशन रेट तो हाई था, बट इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, इंडिया की जो ओवरऑल नेशनल इनकम है, वो भी क्या थी? काफ़ी लो थी, है ना। तो जब नेशनल इनकम कम होगी और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम काउंट भी क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो उस टाइम पे 1950-51 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 255 रुपीज़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते 91 तक आते आते 33,000 एंड 2009-10 तक आते आते 36,000 तक हो चुका। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई 2023-24 में, उसमें गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट किया कि 2023-24 में जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 2.14 लाख। बट ये कैसी इनकम है, कैसी पर कैपिटा इनकम है? ये है डिस्पोजेबल पर कैपिटा इनकम। डिस्पोजेबल पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता होगा? कोई बता पाएगा? इन हैंड। जैसे समझो, मैंने कहा कि आप में से सबकी ही इनकम एनुअल बेसिस पे कितनी है? 10 लाख रुपीस है, वो ग्रॉस इनकम है जो आप कमाते हो। तो क्या 10 लाख रुपीस इनकम आपको इन हैंड मिलती होगी या आपके बैंक अकाउंट में पूरी 10 लाख आती होगी? क्या नहीं, उसमें से क्या होता होगा? कुछ टैक्स कट जाते होंगे। तो मान लीजिए 1 लाख रुपीस एज अ टैक्स डिडक्ट हो गया, बचा कितना? 9 लाख रुपीस।
तो जो 9 लाख रुपीज़ है वो आपकी क्या है, एक तरह से डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको आप अपने पर्सनल कंजम्पशन या पर्सनल एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते हो। तो ये जो 2.14 लाख रुपीज़ ऑफ इनकम है, ये डिस्पोजेबल पर कैपिटा इनकम है, जो कि लोगों के पास आज की डेट में इंडिया में इन हैंड अवेलेबल है उनके कंजम्पशन, उनके एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो लास्ट 75 ईयर्स में 255 रुपीज़ से आज की डेट में हमारी जो डिस्पोजेबल पर कैपिटा इनकम है वो मोर देन 2 लाख रुपीज़ तक पहुंच चुकी है। तो इट शोज द सिग्निफिकेंट ग्रोथ नॉट ओनली इन अ क्वालिटेटिव टर्म्स बट ऑल्सो इन अ क्वांटिटेटिव और अ मॉनेटरी टर्म्स। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम है कि अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। क्या डिफरेंस है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में? कोई बता पाएगा? ठीक है, करेक्ट। सेविंग का मतलब होता है द इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर द पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड सेविंग। सेविंग जनरली क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में होती है, सेविंग्स अकाउंट के फॉर्म में होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज दैट अमाउंट विच इज मेनली रिजल्टेड इनटू अ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेविंग। इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कि हमारी इनकम का ही वो हिस्सा है जिसके बेसिस पे हम क्या करना चाह रहे हैं? कैपिटल फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मींस मनी मेकिंग। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल कोई मिस्टर ए नाम का व्यक्ति है, इसकी इनकम कितनी है? मंथली बेसिस पे इसकी 50,000 इनकम है, ठीक है। अब इसकी पर मंथ बेसिस पे जो 50,000 इनकम है उसमें से इसके एक्सपेंडिचर अगर मैं हटा दूँ तो वो एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 20,000 के। तो रिमेनिंग कितनी है? 30,000। तो ये 30,000 इसकी सेविंग नहीं है, ठीक है। ये 30,000 तो वो अमाउंट है जो अभी इसके पास बचा हुआ है। अब हो सकता है कि 30,000 में से 20,000 ये क्या करे? सेविंग में डाल दे, सेविंग डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट या बैंक अकाउंट में, है ना। और 10,000 रुपीज़ या किसी बिजनेस में, किसी शेयर में या किसी पर्टिकुलर मार्केट सिक्योरिटी में क्या कर दे? इन्वेस्ट कर दे। अब सेविंग्स पे जो जनरली रिटर्न मिलते हैं वो रिटर्न्स क्या होते हैं? यूजुअली कम होते हैं इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि सेविंग में रिस्क क्या होती है? लो होती है, और इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या होती है? हाई होती है। तो हाई रिस्क है तो बेसिकली यहाँ पे रिटर्न भी हाई मिलेगा। तो अगर मान लो मैंने शेयर्स में 10,000 रुपये लगाए और मुझे एक महीने बाद 15,000 रुपये मिल रहा है, तो वो 5,000 रुपये क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन है मेरे लिए, ठीक है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग अलग हैं। इन्वेस्टमेंट में चांसेस हैं कि ग्रेटर रिटर्न्स जनरेट होंगे, जबकि सेविंग्स में ऐसे कोई भी चांसेस नहीं होते। सेविंग में रिस्क कम होती है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा है। क्लियर? अब इंडिया में जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात करते हैं तो इंडिया में 1951 में जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रिटर्न है इट वाज ओनली 8.6 और 8.4%। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था, मार्केट में इतनी मनी सप्लाई या मार्केट में इतनी लिक्विडिटी ही नहीं थी कि लोग मार्केट में इतना पैसा सेव कर सकें या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें। वहाँ पे उस टाइम पे 1951 में सबसे बड़ा मेन चैलेंज क्या था लोगों के लिए? कि somehow they have to manage to fulfill their basic needs and consumption level और somehow they have to manage to fulfill their livelihood। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुआ, लोगों के लिए लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, है ना, इनकम सोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ पे फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट फर्दर इंक्रीज होता गया, जो कि आज की डेट में 36.7 37.9% रेट तक पहुँच गया है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे कम इसलिए थे क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी कम थी, मनी सप्लाई कम थी। अब मार्केट में इकोनॉमिक एडवांसमेंट भी है, लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट भी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बाद? हाँ, सोशल, ठीक, सोशलिस्टिक अप्रोच या
अच्छा, इस पे तो हमने अभी ऑलरेडी बात करी थी, इस पे मैंने अभी बताया था आपको कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई कि आफ्टर द 5th 5-year प्लान गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड देयर अप्रोच टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कैसे, ये समझ में कैसे आया हमको, जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ का, गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये रियलाइज किया कि सामाजिक उद्धार यानी सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जब सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, लोगों के पास प्रॉपर रहने के लिए हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होगी, घर में बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगी, तो हम अंबानी और अडानी नहीं बना सकते हैं। ये बात सरकार को कब समझ में आ गई, आफ्टर 1970s 1980s इमरजेंसी के बाद। तो आप जितने भी 5-year प्लान इमरजेंसीज के बाद उठा के देखोगे, उसमें हर 5-year प्लान में गवर्नमेंट ने एक बेसिक सोशल अप्रोच फॉलो करी। वो बेसिक सोशल अप्रोच क्या थी, गवर्नमेंट ने कहा कि घरों में क्या देना है, पानी देना है, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट एजेंडा दिया अपने 6th 5-year प्लान में, फिर गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर उसके बाद फिर जब राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी ने भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है तो बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो रिस्ट्रिक्शन था उसको अबॉलिश किया उन्होंने, वहाँ से लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो भले ही हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज मोर लीन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बट गवर्नमेंट इज स्टिल फोकसिंग ऑन द बेसिक नीड्स एंड एमिनिटीज ऑफ द पीपल। अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी भी स्कीम उन्होंने आज तक लॉन्च करी, उस स्कीम्स में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किससे करी थी, उन्होंने शुरुआत करी थी सोशल डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम से, है ना। उन्होंने कहा सोशल डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों के पास पैसा आए। अब पैसा कैसे आएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट से, लेकिन लोगों के तो बैंक अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे जनधन योजना, और 28 अगस्त 2014 को लॉन्च करी उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, लोगों के बैंक अकाउंट ओपन कराए। जब लोगों के बैंक अकाउंट ओपन हो गए तो ये तो अश्योर हो गया कि अब जो भी बेनिफिट है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक डिलीवर होगा, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी, और साथ ही साथ जो भी फंड है वो ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज हो पाएंगे। फिर सरकार ने शुरू करी प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण, ताकि लोगों को सबसे पहले घर मिल सके, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 लाख रुपीस का लोन देना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रॉपर हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट के लिए स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया जाए, जहां पे कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाई जाएंगी और कंप्लीटली ओपन डिफेक्शन फ्री बनाया जाएगा कंट्री को। फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंडिया इज़ हैविंग अ ह्यूज पोटेंशियल इन द टर्म्स ऑफ यूथ पॉपुलेशन। इंडिया में 60 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप से बिलोंग करती है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयबिलिटी देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो उन्होंने किस पे फोकस करना शुरू किया, स्किल्स इंप्रूवमेंट पे फोकस करना शुरू किया। तो उन्होंने लॉन्च करी स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिर उन्होंने जैसे कि एक स्कीम और लॉन्च करी थी जिसका नाम है उज्ज्वला योजना, जिसमें फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा ताकि वुड, चारकोल या काउडंग यूज़ ना हो, कंप्लीटली इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन फ्री हो। फिर उन्होंने सौभाग्य योजना शुरू करी, हर घर बिजली सहज बिजली, जिसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा टू द लास्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री। तो ये जितनी भी स्कीम है ये किस पे बेस्ड है, सोशल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। एंड सोशल डेवलपमेंट इज द रूट विच मेनली क्रिएट्स अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद से जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो क्या हो गई, सिग्निफिकेंटली और ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड हो गई, चेंज हो गई। क्लियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने कब से फॉलो करना शुरू किया, तो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने फॉलो करना शुरू किया फ्रॉम द ईयर ऑफ 1991, जहां पे गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से कंप्लीटली एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट हुआ, ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने से सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ कि इंडियन मार्केट के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज़ के रूट हैं वो ओपन हो गए, और डिफरेंट कंट्रीज़ का जो रूट है वो इंडियन
मार्केट के लिए ओपन हो गया, क्योंकि इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कंज्यूमर बेस क्या है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा है। तो कंज्यूमर बेस ज़्यादा होने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आके इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इंडिया में ऐसी कई सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। फोर्ड से लेके सुजुकी हो गया, उसके बाद होंडाई हो गया, उन सब के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे हैं, इंडिया में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं या कर दिए गए हैं, है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ग्लोबलाइजेशन के एडवेंट के बाद अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ अदर कंट्रीज़ को बेनिफिट नहीं हुआ, है ना। जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट हमने फॉलो किया उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, इंडियन इकोनॉमी को हुआ। चाहे फिर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जनरेट होना हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का रेज्ड होना हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, या बेटर क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंप्रूव होना हो। ये सारी बेनिफिट हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद देखने को मिलते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के बाद सिग्निफिकेंटली हमारी ग्रोथ रेट भी इंप्रूव हुई। जब इंडिया में एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में, तो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई थी वो सिर्फ 1.6 थी। लेकिन 10 साल बाद 2008 में, है ना, आफ्टर द सक्सेस ऑफ 10th 5-year प्लान हमारी ग्रोथ रेट 8% को टच करती है। तो इट इज़ जस्ट अ रिजल्ट ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन अ कंक्लूडिंग वे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक तरह से ट्रांजिशनल फेस में है। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम अंडर डेवलपिंग टू अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग टू मेक अ इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2047 थ्रू अ विकसित भारत प्रोजेक्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को एक मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं आने देना है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं बनने देना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर लेके जाना है। तो जब आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे तो कोशिश करना कि वो विकसित भारत का जो पॉइंट है वो आपके कंक्लूजन में हो, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है वो टॉपिक और वो करंट से एसोसिएटेड है, तो आपका जो कंक्लूजन है वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लो, इसके बाद शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विकसित भारत। अच्छा, कल टेस्ट है ना, और टेस्ट में सिर्फ एमपी इकोनॉमी आ रही है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी नहीं आ रही है। चलो डन हो गया। एक क्वेश्चन लिख लो, उसी में लिख लो कहीं पे भी शीट में। critically evaluate the salient features of Indian economy in regard to present context. Critically evaluate the salient features of Indian economy in regard to प्रेजेंट कंटेक्स्ट। 10 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसके जो फर्दर कंटेंट हैं, क्या एस्पेक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो, थैंक यू, जय हिंद।